दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो अक्सर यहाँ पे एमपी पटवारी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और सिर्फ एमपी पटवारी नहीं, जेल प्रहरी, आप व्यापम में किसी भी तरीके का एग्जाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने ही वाले हैं। और मैं कोशिश करूंगा जितनी आसान से आसान भाषा हो सके मैं उसमें समझाने की आपको, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम हिंदी कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत से संबंधित जो है वो चैप्टर करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ पे इससे क्वेश्चन आता ही आता है। यूनिट से रिलेटेड हो गया कि यहाँ पे कार्य शक्ति की इकाई क्या होती है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमें हर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। खासकर हम तैयारी अगर एमपी पटवारी की कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो हो जाता है। इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नया वीडियो लेके आए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मेरा नाम राहुल सिंह और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, विद्युत धारा संबंधी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हो एक इलेक्ट्रॉन की सिटी हो गई जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं, वायर्स में हो गया। तो इससे रिलेटेड हमें हर एक चीज़ करनी है और मैं ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल पे जा सकता हूँ बट आपके पास टाइम कम है और उस टाइम में आपको ही सारी चीज़ें कवर करना है। तो इसलिए हम काफ़ी अपने आप को कंट्रोल करके आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ा तो हम बहुत ज़्यादा सकते हैं बट हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे कि ये यहाँ पे विद्युत धारा है क्या। उससे पहले हमें बात करना पड़ेगा आवेश के बारे में कि आवेश यहाँ पे होता क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे आवेश क्या होता है, उसके बाद हम बताएंगे विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत विभव क्या होता है, फिर उसके बाद हम यूनिट सारी ही चीज़ें आपको ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हो, अपने एक नोट ले सकते हो, मतलब रफ पे लिख सकते हो, इस चैप्टर का नाम लिख सकते हो। सबसे पहले आपको डालना है विद्युत आवेश या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे पहला विद्युत आवेश। आपको सबसे पहले लिखना है विद्युत आवेश। तो दोस्तों आपने हेडिंग डाली बच्चों यहाँ पे विद्युत आवेश, ठीक है ना। अभी विद्युत आवेश होता क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो क्या होता है, चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी, है ना, जो कि हमें बताती है इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी या डेफिशिएंसी किसी भी कंडक्टर में। इसका मतलब क्या है हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी एक चालक है, जैसे कॉपर एक वायर है, उस वायर में या फिर एक कॉपर का एक टुकड़ा है, उस वायर में जो है या उस टुकड़े में कॉपर के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अधिकता में है, या इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन अधिकता में है इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो आपको चार्ज समझने से पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आपने पढ़ा होगा जो पार्टिकल होते हैं उनके भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, उसके अंदर भी कुछ होते हैं। जैसे कोई एक एटम होता है, मैं आपको समझाना चाहूँगा थोड़ा सा। एक एटम होता है, जैसे एक एटम है, ये मैंने एक एटम ले लिया, मान लो ये हाइड्रोजन का एक एटम है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग की इशू है तो ये क्लियर हो जाएगी। एक एटम है, इस एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं इसके न्यूक्लियस में, नाभिक में। ये इसका नाभिक है, इसके नाभिक में सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। तो इसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो नाभिक में बात करें तो दो तरीके के होते हैं। नाभिक में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं ये क्वेश्चन आता है तो इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। किसी भी एटम के नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में, एटम मतलब परमाणु है, इसके नाभिक में आपको मिलेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, न्यूक्लियॉन, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं इसलिए उनको कहा जाता है न्यूक्लियॉन। यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि एक एटम होता है, एटम के नाभिक में कौन से दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि कोई टुकड़ा है कॉपर का, अगर कॉपर के टुकड़े में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अब ये किससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन से। इससे पहले मैं आपको बताऊँ, उससे पहले मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा। किसी भी एटम का जितना भी परमाणु क्रमांक होता है उसके नाभिक में उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं
और उतने ही लगभग इलेक्ट्रॉन, मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी वो एटम न्यूट्रल होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कॉपर है, कॉपर की जगह हम दूसरा ले, कार्बन है, जैसे कि कार्बन है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो किसी कार्बन का जैसे परमाणु क्रमांक 6 है, तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है। तो अगर किसी का परमाणु क्रमांक 6 है तो उसके नाभिक में प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो 6 होगी। प्रोटॉन की जो संख्या होगी नाभिक में वो होगी 6, और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो भी होगी 6। अब यहाँ पे प्रोटॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है। अब यहाँ पे हम चार्ज की बात कर लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा पाया गया है जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। अब डिटेल में नहीं जाएंगे क्यों होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। तो प्रोटॉन में पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसमें बात करूँ पॉजिटिव की, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अगर 6 पॉजिटिव है और 6 नेगेटिव है यहाँ पे, तो टोटल ओवरऑल हो जाएगा नल, 0। इसलिए इसमें कोई चार्ज नहीं पाया जाता, उदासीन होता है परमाणु, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे प्रोटॉन, देखो हम प्रोटॉन तो नाभिक में होते हैं, उसको ज़्यादा हम इधर उधर कर नहीं सकते। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दें प्रोटॉन की तुलना में, अगर मैं आपको एक उदाहरण के लिए समझाऊं, समझना ध्यान से। किसी का परमाणु क्रमांक जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो सोडियम, और सबसे ज्यादा याद रखना क्रियाशील धातु है, और इसको मिट्टी के तेल में डाल के रखा जाता है। किसके तेल में? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और ये क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है ना। पानी में डाल दोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपने देखे होंगे। तो अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के अंदर अगर परमाणु क्रमांक 11 है तो 11 प्रोटॉन होंगे जिसमें प्लस चार्ज होता है, और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें माइनस चार्ज होता है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या को कम ज़्यादा करूँगा तो इससे प्रभाव पड़ेगा जहाँ पे ओवरऑल चार्ज में। ओवरऑल चार्ज का मतलब क्या है, पूरे चार्ज का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन मैं निकाल दूँ, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दूंगा तो 11 प्लस वाले हैं और 10 माइनस वाले हैं, तो ओवरऑल जो चार्ज आएगा वो प्लस का आएगा। कौन सा आवेश आएगा? धन का आवेश आएगा। तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया जाए, यहाँ पे अगर कर दिया जाए 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितनी कमी है इलेक्ट्रॉन की? एक की कमी है। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, और जब नेगेटिव चार्ज की कमी एक की होगी तो एक प्लस चार्ज जो है बढ़ जाएगा। इसीलिए आप देखोगे तो सोडियम जो होता है उसमें होता है +1। अब +1 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम लिखते हैं सोडियम प्लस। तो इस तरीके से यहाँ पे चार्ज आता है। धन आवेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और देखेंगे हम, एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम है। तो यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। आपको कम से कम 30 तक परमाणु क्रमांक याद रखने हैं, 30 तक याद रखने हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो और अच्छा है। तो जैसे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। अभी मैं ये समझा क्यों रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बेसिक बिल्कुल 0 है। तो सबसे पहले आपको करना है कि 20 से 30 तक परमाणु क्रमांक लिखना है। उसके बाद इनकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ 20 किसी का परमाणु क्रमांक है तो 20 इसमें प्रोटॉन होंगे और 20 ही इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया। परमाणु उदासीन होता है क्योंकि 20 प्रोटॉन है, मतलब 20 प्लस का चार्ज है और 20 माइनस का चार्ज है। अगर मैं बोलूँ 20 प्लस 20 माइनस कितना होता है तो 0 होता है। तो अगर यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो हो जाएगा C। एक इलेक्ट्रॉन अगर हम कम करेंगे तो C प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 20 प्रोटॉन है और 19 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम 2 कम करेंगे, अभी कम ज़्यादा कैसे होता है वो अलग टॉपिक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये होता है स्टेबिलिटी पाने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहाँ पे देखो 2 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, इसलिए इस पे आया है 2+। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो केमिस्ट्री का टॉपिक है। उसके लिए मैं आपको एक मतलब अच्छे से बताऊंगा परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, रासायनिक विन्यास क्या होता है,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, वो उन सब चीज़ों में पता चलेगा। लेकिन अभी जो मेरे समझाने का मतलब था आवेश, आवेश क्या होता है, आवेश इसका निर्धारण होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या की अधिकता है या कमी है। अगर अधिकता होगी तो यहाँ पे आएगा ऋण आवेश, और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम होगी तो आएगा धन आवेश। तो मतलब कि आपका जो आवेश है वो कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे निर्भर कर रहा है आवेश। तो हम देखेंगे कि आवेश का फॉर्मूला होता क्या है, आवेश का सूत्र होता क्या है, जो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे निर्भर करता है। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और फिर मैं बताता हूँ आवेश का सूत्र क्या होता है। तो बात कर लेते हैं आवेश का सूत्र क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे निर्भर करता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से जुड़ा ही हुआ है, ठीक है ना। तो आवेश का जो सूत्र होता है वो हम लिख लेंगे, आवेश बराबर, इसको हम Q से दर्शाते हैं, वो होता है N गुणे E। क्या होता है, N गुणे E। तो अब यहाँ पे N क्या है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N क्या है लिख लेना है आपको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, और Q क्या है, Q क्या है, कुल आवेश, क्या है Q, कुल आवेश। तो ये होता है सूत्र, इस सूत्र को आपको नोट कर लेना है। आवेश जो होता है वो उसको Q से दर्शाते हैं। आवेश का जो मात्रक होता है, यहाँ पे लिख लेंगे, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, ठीक है। यहाँ पे होता है कूलाम, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, C से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल C होता है, कूलॉम, ठीक है ना। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू होता है N इंटू E। व्हाट इज N, व्हाट इज N, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहाँ पे E होता है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता कितना है, तो ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चला है और ये फिक्स है, इसको आपको याद करना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19। कितना होता है ये आपको नोट कर लेना है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घाते 19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कम आवेश होता है, इतना कम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे 10 की घाते माइनस में है। क्या है, 10 की घाते माइनस में है। तो अगर हमें बताना है किसी पे कितना चार्ज है तो हम कैसे बताएंगे, हमें देखो ये चीज़ तो फिक्स है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ फिक्स है। अगर मैं पूछूं फिक्स नहीं क्या है, तो फिक्स नहीं है n। क्या नहीं है फिक्स, n, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसका कुल चार्ज नहीं बता सकते। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि मतलब कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो हम चार्ज बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि कोई आवेश दे दिया जाए हमें, कि हमें दे देते हैं जैसे कि 1 कूलाम का आवेश है, तो उस 1 कूलाम के आवेश में कितना चार्ज आ सकता है, मतलब कितने, यहाँ पे बोल सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है ना। 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है 10th क्लास में। तो हम अभी ये करने वाले हैं, फिर इसके बाद हम करेंगे विद्युत धारा, और थोड़े से क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे दे दूंगा, विद्युत धारा क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे हम अब बताते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैसे निकालने वाले हैं कि 1 कूलाम चार्ज, कि 1 कूलाम आवेश में, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन है। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसके लिए ये सूत्र आपको नोट कर लेना है। तो यहां पे मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा, इस चीज को इधर पे करूंगा मैं, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन में कहा कि 1 कूलाम आवेश, ठीक है ना। 1 कूलाम आवेश का मतलब ये है कि हमें आवेश का यहाँ पे दिया हुआ है, आवेश की वैल्यू दी हुई, क्यू की जगह कितना दिया है, 1 दिया है। आवेश की वैल्यू दे रखी है 1 कूलाम। इसी तरह आ सकता है कि 10 कूलाम में कितना हो सकता है, तो यहाँ पे आपको Q की जगह रखना है 10, ठीक है। N निकालना है तो N की वैल्यू एज इट इज रख देंगे। E की वैल्यू फिक्स होती है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है, इसको रट लेना है।
1.6 गुणे 10⁻19 होती है। हमें निकालना है n, तो ये जो है गुणे में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 1.6 × 10⁻−19 आ जाएगा n इक्वल। अब यहाँ पे अगर मैं दशमलव हटाऊंगा यहाँ से तो एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा। अभी भी भाग जा नहीं रहा है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे इस 10⁻19 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो -19 है तो +19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? +19 हो जाएगा, डिवाइड बाई 16। अभी भी भाग नहीं जा रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, इससे एक हासिल, मतलब इससे एक जीरो इस पे ले लूंगा। इससे जब मैं एक जीरो इससे लूंगा तो यहाँ पे 19 जीरो थे, तो अब कितने जीरो बचेंगे? 18 जीरो बचेंगे। अब मैं इसका भाग देने की कोशिश करूंगा, तो पहले 6 बार में भाग जाएगा, फिर पॉइंट में आएगा 6.25 × 10⁻+18। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम 18 लिख देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हमें पता है नंबर एग्जैक्ट नंबर होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट हटा देते हैं, तो क्या लिख देते हैं? 6 × 10⁻18। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप चार्ज को भिन्न के रूप में, डेसिमल के रूप में नहीं बांट सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे जो n की वैल्यू है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो एक नेचुरल नंबर टाइप की होगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे मुझे 3 कूलाम चार्ज को बांटना है, तो मैं कैसे बांटूंगा? 1 में बांट सकता हूँ, 1 कूलाम, या 2 कूलाम में बांट सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं बांट सकता मैं कि 3/2 3/2। ऐसे में चार्ज को नहीं बांट सकता। ये हमेशा इस तरीके से बटेगा, कि कोई फ्रैक्शन में नहीं आएगा, कोई डेसिमल में यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये था आवेश। आवेश 2 तरीके का होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश कब होता है? जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो है कमी होती है। ऋण आवेश कब होता है? किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चीज़ में, तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तब ऋण आवेश होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं? तो बताते हैं प्रोटॉन के नंबर के रिस्पेक्ट में। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से, मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो आवेश ऋण आवेश आएगा, ठीक है ना। तो अब बात कर लेने वाले हैं हम विद्युत धारा क्या होती है। तो आप इसको मैं इरेज कर लेता हूं, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब बात कर लेते हैं विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है ना। तो विद्युत धारा जो होती है बहुत ही आसान है। अभी हमने समझा आवेश, ठीक है ना। तो आवेश को हमारा समझाने का मतलब क्या था कि जब भी कोई चीज़ बहती है, अगर मैं पूछूं आपसे कि आपके घर में जो वायर होती हैं, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं? और जब स्विच ऑफ होता है तो आप बोलोगे हाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्विच ऑन में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्विच ऑफ में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फर्क होता है एक चीज़ का, कि जब स्विच ऑफ होता है तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होते हैं, लेकिन जब स्विच ऑन करते हो आप, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोशन में होते हैं। ये मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर स्विच ऑफ है आपका तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा, लेकिन अगर स्विच ऑन है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता रहेगा बहुत ही ज़्यादा स्पीड से, ठीक है ना। स्पीड कितनी होती है? वो अप्रॉक्सीमेटली लाइट की स्पीड से आप कंसीडर कर सकते हो। एग्जैक्टली नहीं होती, बट उसकी अप्रॉक्सीमेटली होती है। इतनी ज़्यादा फास्ट स्पीड से मोशन करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसी तरह बोल सकते हैं हम, सिंपल भाषा में समझाएं तो जब आवेश गति करता है तो हम बोलते हैं विद्युत धारा बह रही है। विद्युत धारा बहने की दर जो होता है, मैं आपको बता दूं, आवेश बहने की दर, आवेश जो बह रहा है उसकी दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको? आवेश बहने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में है, आप इसे नोट कर सकते हो। आवेश बहने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो मैंने बोला आपको आवेश बह रहा है तब विद्युत धारा। आवेश क्या है? यहाँ पे वायर के केस में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसी को बोलते हैं विद्युत धारा बह रही है, ठीक है ना। और जब भी यहाँ पे दर शब्द का उपयोग होता है, आवेश बहने की दर, दर मतलब यहाँ पे है कि टाइम के साथ ये चीज़ कितनी बदल रही है, कितनी हो रही है, उसी में हम दर शब्द का यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला बनाऊँ, आप लिख सकते हो जो मैंने आपको बताया, आवेश बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ज़्यादा डिटेल में भी जा सकता हूँ, बट उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो विद्युत धारा है इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, विद्युत धारा। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। आवेश, आवेश क्या होता है? मेन होता है ऊपर, किसके दर लगा है, तो यहाँ पे समय हमेशा नीचे होगा, क्योंकि आवेश कितने समय के लिए बह रहा है वही विद्युत धारा होती है। तो आवेश बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और यहाँ पे विद्युत धारा जो होती है उसका मात्रक क्या होता है, नोट कर लीजिएगा। विद्युत धारा
का मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि विद्युत धारा का मात्रक सिर्फ आप एम्पियर मान के बैठे हो, क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शन में आपको एम्पियर ना दिया हो, तो आप क्या करोगे? तो मैं बताता हूं आपको, जब भी आप कोई फॉर्मूला पढ़ते हो तो आपको उससे भी मात्रक बनना चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा विद्युत धारा इक्वल होता है आवेश अपॉन टाइम, तो ये जो आवेश होता है उसका मात्रक होता है कूलाम। इसी का मतलब कूलाम है, समझ जाइएगा। समय का मात्रक होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा बगल में, समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड को भी एम्पियर कहते हैं। एक कूलाम, एक एम्पियर इक्वल किसके इक्वल होता है? एक कूलाम पर सेकंड। जो एक एम्पियर होता है वो होता है एक कूलाम पर सेकंड। अगर आपको कहीं ऑप्शन में कूलाम पर सेकंड लिखा है तो समझ जाना कि वो विद्युत धारा का ही मात्रक है, ठीक है ना। अब आती है बात कि विद्युत धारा से जुड़े हुए क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो मात्रक से ही बनता है, जो मैंने बता दिया। फिर विद्युत धारा का परिभाषा, आवेश बहने की दर, विद्युत धारा का सूत्र, आवेश बटे समय। विद्युत धारा को मापते किसमें है? तो विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र होता है वो होता है आमीटर। लिख लीजिए, विद्युत धारा मापने वाला यंत्र होता है आमीटर। लिख लेना, विद्युत धारा मापने वाला जो यंत्र होता है वो होता है आमीटर। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, विद्युत धारा पता लगाने वाला यंत्र कौन सा होता है? मापने वाला यंत्र और पता लगाने वाला यंत्र में अंतर होता है। अब ये अंतर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो पता लगाता है वो सिर्फ ये बताता है कि है या नहीं है। अब कितनी है कितनी नहीं है वो बताता है आमीटर। सिर्फ पता लगाने वाली अगर बात होती है तो वहां पे यूज होता है गैल्वेनोमीटर का। किसका यूज होता है? गैल्वेनोमीटर। लिख लेना, विद्युत धारा का सिर्फ पता लगाने के लिए कि इस सर्किट में थोड़ी सी भी करंट है नहीं है, कितनी करंट है हमें उससे मतलब नहीं है, कि है या नहीं है बस उससे पता लगाना है, तो उसका यूज होता है गैल्वेनोमीटर का। लिख लेना, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए, विद्युत धारा का केवल पता लगाने के लिए, केवल पता लगाने के लिए किसका यूज होता है? इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप हिंदी में लिख लेना, गैल्वेनोमीटर का यूज होता है। किसका यूज होता है? नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर, यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हो, ये गैल्वेनोमीटर का यूज होता है सिर्फ पता लगाने के लिए कि थोड़ी सी भी करंट है सर्किट में या नहीं है, ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। एक और आता है कि विद्युत धारा की जो दिशा है वो क्या होती है। विद्युत धारा की जो दिशा होती है किसी भी सर्किट में वो कैसे लेते हैं हम? तो वो होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल क्या होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले सकते हो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि विद्युत धारा की दिशा कैसे होती है और कैसे यहाँ पे हम बताते हैं विद्युत धारा की दिशा को, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होती है? जिसमें विद्युत धारा बहती है। अब इसी से विद्युत परिपथ से ही आपके 3-4 क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं और आपको नोट करके रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा, बहुत ही बड़ी गलती आप कर रहे हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्युत परिपथ से ही कैसे आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं और दिशा कैसे बताना है हमें विद्युत धारा की। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में जो अमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है या समानांतर क्रम में लगाया जाता है। तो याद रखना है आपको कि विद्युत जो परिपथ होता है, सर्किट होता है, उसमें जो अमीटर होता है वो देख सकते हो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, एक सीरीज में लगा हुआ है। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, जो वोल्टेज मापता है, जिसके बारे में अगले पार्ट में शायद हम बात करें क्योंकि ये वीडियो खुद लंबा हो गया है, तो ये जो वोल्ट मीटर है वो समांतर क्रम में लगा हुआ है। अभी समांतर क्रम श्रेणी क्रम क्या होता है वो भी हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आपको 2 क्वेश्चन हो गए कि अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं विद्युत धारा की दिशा कैसे बताना है हमें।
तो ये हमने एक सेल लिया हुआ है, सेल को इसी तरह कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी बन जाएगी। विद्युत धारा की दिशा होती है धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल। जो बड़ा वाला आपको ये डंडा दिख रहा है वो होता है धनात्मक टर्मिनल, और जो ये छोटा वाला होता है वो होता है ऋणात्मक। इसे बोलते हैं उच्च विभव। क्या बोलते हैं इसे? ये जो बड़ा वाला होता है वो उच्च विभव पे होता है, हाई पोटेंशियल पे होता है, और जो छोटा वाला नेगेटिव वाला होता है वो निम्न विभव पे होता है, लो पोटेंशियल पे होता है। तो करंट जो होती है हमेशा हाई पोटेंशियल, बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ जाती है, ऐसे। समझ में आ रहा है? ऐसे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। विद्युत धारा हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पे जाती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जाते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ से। ठीक है, अब ये समझ लो कि इसमें नेगेटिव चार्ज है और कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा वो नेगेटिव चार्ज से रिपल करता है, दूर हटता है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन, ये दिशा है विद्युत धारा की, ये किसकी दिशा है? विद्युत धारा की दिशा है। और जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है वो विद्युत धारा के विपरीत होती है। अब इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बहेगा, इलेक्ट्रॉन की दिशा। याद रखना कि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो विद्युत धारा के पूरे विपरीत होती है। ठीक है ना? तो आज हमने यहाँ पे विद्युत धारा तक कंप्लीट किया है। अगले पार्ट में हम विद्युत विभव करने की कोशिश करेंगे और ओम्स लॉ बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन से प्रश्न आता है, समांतर क्रम संयोजन से प्रश्न आता है। इसके बाद हम डिटेल में सारी यूनिट्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की। तो शायद 1 से 2 वीडियो बनाना पड़े इसको कंप्लीट करने के लिए। तो आप बने रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने कोशिश करी है आपको बेसिक से बताने की। तो आप सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट पे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सारी चीज़ें आप रिपीट करके देख सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा 2-3 बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।